हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे स्वागत है। सारी सारी बच्चा पार्टी, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इस वीडियो में। यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, सारी सारी क्वेश्चन जो आप इस सेशन से ही देखने को मिलेंगे। तो आप सबका जैसे आपने इससे पहले शिखर बैच में 9th के 2 सेशन हो गए, 10th में आपने रियल नंबर से कॉन्सेप्ट पढ़ा था बहुत अच्छे से। हमने लाइव में पढ़ाया था, आपने बताया कि सर बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद हम इस सेशन में, इस शिखर बैच में हम क्या लेके आ रहे हैं आपको पता ही होगा। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे उनको मैं बता दूं कि शिखर बैच वृंदावन ट्यूटोरियल्स पे एक ऐसा बैच लॉन्च हुआ है जिससे हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट का फॉर्मूले एक वीडियो में कराया जाएगा 25 से 30 मिनट में। उसके बाद अभी यहाँ पे फाउंडेशन सीरीज में अभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। और जैसे ये सेशन आपका सितंबर तक पूरा कोर्स चलेगा, फाउंडेशन कोर्स, और जैसे सितंबर में फाउंडेशन कोर्स खत्म होगा तो अक्टूबर से आपका नया आपका कोर्स आपका लॉन्च होगा, जिसमें आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पीवाईक्यूज, सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैथ्स इज बेसिकली क्या होता है बेटा, मैथ्स इज बेसिकली इक्वल्स टू प्रैक्टिस। मैथ्स इक्वल टू प्रैक्टिस। तो मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, मैथ्स आपको उतनी समझ में आएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अच्छे, तो प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसे नहीं कि रैंडम प्रैक्टिस करनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि होता है कि उनको भाई नहीं लगता मन मैथ्स में, नहीं उनको लगानी है पूरी पूरी आरडी, उनको पूरा एनसीईआरटी नहीं लगाया जा रहा है। तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें अगर उतना भी आप बेसिकली कर लोगे ना, तो काफी अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो आप सबका आपके अपने चैनल वृंदावन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप जितने भी जेनजीज मेरे स्टूडेंट हैं, अब तो जेनजी क्या, तुम लोग जेन अल्फा वाले भी हो शायद, आई थिंक। तो देखो, जितने भी बच्चे हैं ना, सब लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे। देखो, दोस्तों को शेयर कर देना भाई, क्योंकि देखो शेयरिंग इज केयरिंग है। आप पढ़ो, आपके दोस्त पढ़े। जैसे मान लो कि ऐसा तो ही ना कि सिर्फ रील ही शेयर करोगे, अच्छी वीडियोज भी शेयर करनी चाहिए। जितने भी लड़के हैं अपनी महिला मित्र को और लड़के अपने पुरुष मित्र को, सबको एक दूसरे को शेयर कर देना है। कहीं भी इसमें शर्माना नहीं है। सेशन को शेयर कर दोगे, अच्छा लगेगा तो आपको थैंक यू बोलेंगे लोग। तो आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर से क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मात्र 9 से 10 क्वेश्चन है, टोटल 8 से 9 क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। और लगभग हर एक टाइप से क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके पास। देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 है। ये पहला क्वेश्चन इस सेशन का। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6, 72 और 120 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने आना चाहिए। तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से आप डिवाइड करो, 2 3 या 6, 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 6 का। अगर आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बट यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रहा हूँ। सबसे छोटा प्राइम आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 36, फिर से आप 2 से डिवाइड करो 18, फिर से आप 2 फैक्टर ले लो, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करो, ये 3 टाइम है, 3 से करो, ये 1 टाइम है। आपका 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। उसके बाद 120 को कर लो आप, 2 से आप करोगे 60 हो जाएगा ये, 2 से आप डिवाइड करोगे 30, 2 से आप डिवाइड करोगे 15 एंड 3 से आप यहाँ पे करोगे तो 5 टाइम में, और 5 से करोगे तो ये 1। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बच्चा। देखो, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 into 3, और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देखो, आप 2 या तो 3 टाइम्स लिखो, या तो इन तीनों 2 को जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो 3 2 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ऐसे 120 में 2 3 टाइम्स है तो ये आप 2 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 120। और 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर यहाँ पे 1। यहाँ भी पावर क्या है 1। और पिछले क्लासेस में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ही बच्चा बताया था आपको कि इसका एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो एलसीएम में क्या करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं। मैंने एचसीएफ बताया था। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ध्यान देना, इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है विद हैविंग स्मॉलेस्ट पावर। देखो, तो 2 3, देखो इसमें 2 है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 है, बट इसमें 5 है। क्या यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 और 3। तो एक काम करो, आप 2 लिख लो मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लो। और 2 और 3 की लोएस्ट पावर देखो क्या है, 2 की पावर 3 3 और यहाँ पे 1। तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1। और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 में लोएस्ट पावर 1 होगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 1। तो 2 into 1, 2 की पावर 1 2 होता है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 3 होता है। तो 2 3 जा, ये आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एवरी प्राइम फैक्टर्स होता है, हर एक जितने प्राइम फैक्टर्स इन नंबर्स में एसोसिएटेड है ना, हर एक प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे और उनकी पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 3 और 5, ये तीनों ही आपके फैक्टर्स ले लो। इसकी हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर आपकी 1 है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, और ये आपका 9 हो जाएगा इंटू 5। देखो, 5 इंटू 8 करोगे 40, और 40 इंटू 9 करोगे आपका हो जाएगा 360।
ये हो जाएगा आपका 360। तो एलसीएम हो जाएगा 360, एचसीएफ हो जाएगा आपका 6। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक क्वेश्चन था आपका। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप लोग। उसके बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पे स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन है। बोला गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स का आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो बच्चा आपको पता होगा एक गोल्डन फॉर्मूला मैंने बताया था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर दो नंबर ए और बी है तो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ एलसीएम तो निकालना है तुमको, और एचसीएफ यहाँ पे दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको 9। देखो ये एचसीएफ दे रखा है यहाँ पे 9, और नंबर्स दे रखे हैं, एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है आपका 657। तो आप यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हो। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो आपका डिवाइड में आएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो आप 9 से, 9 से डिवाइड कर सकते हो। बताओ 9 से आप डिवाइड कर लोगे तो 9 9 7 जा 63, 2 बचा 27, 9 3 जा 27। ये हो जाएगा 306 इंटू 73। अब इसको आप प्रोडक्ट कर लेना, प्रोडक्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, प्रोडक्ट कर लो। ये प्रोडक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा 18 1 42 43, ये हो जाएगा तुम्हारा 38 4 कैरी, और ये तुम्हारा हो जाएगा 223। ठीक है, ये हो जाएगा 22338। इसको प्रोडक्ट कर लेना, 73 इंटू 6 करोगे, ये आपका हो जाएगा लगभग आपका 400 438। 438 के यहाँ 8 लिखेंगे, 0 है तो 3 भी लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा। 73 इंटू 3 कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 219। 219 में 4 ऐड कर दोगे, 223 हो जाएगा, 22338, दैट इज 22,338 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चेक कर लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट कर लोगे, ये आपका 22,338 आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ आपका 9 है, और ये दो नंबर्स दिए गए थे 306 और 657। अगले क्वेश्चन में बढ़े। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, जो एक्सरसाइज में 5वां क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 6 की पावर n है, 6n नहीं है, 6 की पावर n है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो कोई भी नंबर हो, 6 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, 10 की पावर n हो, 20 की पावर n हो, 12 की पावर n हो, कोई भी नंबर मिलेगा, उन नंबर का पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे 6 है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देखो ये आपका 2 इंटू 3 की पावर n है, दैट मींस ये आपका 2 की पावर n और 3 की पावर n। यहाँ पे देखोगे तो इस नंबर में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3 मिल रहे हैं। तो एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, हम लिखेंगे कि इफ एनी नंबर एंड विद 0 एंड्स विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, then it must contain या फिर must have 2 and 5 as a 2 and 5 both as a factors। तो यहाँ पे 2 और 5 जो होगा ना, यहाँ पे फैक्टर जरूर होगा। देखो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 980 कुछ भी लिख दिया, फिर मैंने लिखा 570 कुछ भी लिखा, अगर नंबर में 0 आ रहा है, 0 आने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर है, उस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस नंबर में 10 छुपा हुआ है। अगर 10 छुपा हुआ है उस नंबर में, इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होगा दैट मींस 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, और 2 और 5 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि उस नंबर में 2 और 5 भी फैक्टर मिलेगा आपको, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। बट यहाँ देखो 2 है बट 5 नहीं है, हम यहाँ बोलेंगे हियर 2 is a factor but not 5, यहाँ 5 नहीं है, hence फिर हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0, कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कभी भी 6 की पावर n जो होगा ना, यहाँ पे ये आपका 0 से एंड नहीं करेगा। बच्चा ध्यान देना, कभी भी ये 0 से एंड नहीं करेगा। 6 की पावर n, चाहे 6 की पावर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, चाहे कोई भी पावर ले लो आप, यहाँ पे कभी भी 6 की पावर n 0 से एंड नहीं होगा। ये बहुत ही मिनिमम मैंने स्टेटमेंट लिखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखने लगते हैं ताकि यहाँ पे उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो एक काम करना, जितना मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एक चीज यहाँ दिखाना जरूरी है कि अगर वो 0 से एंड करता है, इसलिए 2 और 5 दोनों आपका यहाँ पे फैक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे 2 फैक्टर है बट 5 नहीं है, या फिर कहीं 5 होगा तो 2 नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 5 फैक्टर है 2 नहीं है, उस क्वेश्चन में दिखाना। बस इतना ही लिखना है। एक बार बताना कि अगर 0 से एंड हो रहा है तो 2 5 होना चाहिए।
और यहाँ पे 2 और 5 है या नहीं है, दोनों नहीं है तो दोनों यहाँ पे लिखना है कि है 2 एंड 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, 2 और 5 जो इस नंबर का फैक्टर नहीं है, या फिर 2 अगर है तो हमने लिखा है 2 इज अ फैक्टर बट नॉट 5, 2 या एक फैक्टर है बट 5 नहीं है, दैट्स वाई क्या होगा आपका 0 से कभी भी एंड नहीं करेगा। और यहाँ पे दिखाना है कि बोथ 2 और 5 एज अ फैक्टर होने ही चाहिए आपके, समझे? तो इसको नोट कर लो बच्चा फटाफट। फटाफट नोट कर लो बच्चा, जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हो गए ना, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन है आपका ना, चौथा क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पे बोला गया एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। बोला गया कि ये नंबर्स क्यों कंपोजिट नंबर्स होंगे, आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक मैं पार्ट करा दे रहा हूँ, फिर चाहोगे तो मैं दोनों ही पार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक नंबर दे रखा है 7 into 11 into 13 plus 13, ये एक नंबर दे रखा है। और ये बात बताओ इन दोनों में, देखो इन दोनों नंबर्स में 13 और 13 कॉमन है, अगर आप 13 कॉमन कर लो तो यहां से मिलेगा 7 into 11, और यहां से आपने यहाँ पे 13 आपने कॉमन कर लिया तो यहां से मिल जाएगा प्लस का 1। यहां देखो बच्चा इसको सॉल्व कर लो, 7 into 11 77 हो जाएगा, प्लस 1 ये हो जाएगा 13 into 78। एक बात बताओ, अगर किसी भी नंबर को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 लिख दिया और 12 को मैंने लिखा 4 into 3, तो यहाँ अगर मैंने 4 into 3 लिखा दैट मीन्स ये मतलब है कि जो 4 है आपका 12 का फैक्टर है, जो 3 है आपका 12 का क्या है, फैक्टर है। एक बात बताओ, मैंने बताया था कि एक्सेप्ट 1 के अलावा हर एक नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर के 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक आपका नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद आपका उसका फैक्टर होगा। बट यहाँ पे उस नंबर को अगर हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, मतलब इसका मतलब कि दो और फैक्टर्स मिल गया आपको। चाहो तो इसको और फर्दर आप प्राइम फैक्टर्स भी बता सकते हो, बट प्राइम फैक्टर्स नहीं भी बताते हो तो फिर भी कंपोजिट हो या प्राइम, आपको फैक्टर्स तो मिल रहे हैं। यहाँ पे 13 और 78 भी क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टर मिल गया आपको। हम बोल सकते हैं इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे इसको कि इट हैव 13 and 78 as a factor other than 1 and itself। 1 और itself के अलावा यहाँ पे 2 और फैक्टर मिल गए, और आपको पता है कि 1 और itself के अलावा एक भी अधिक फैक्टर मिल गया, मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, दैट मींस ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये नंबर जो होगा आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कंपोजिट नंबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आप यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ 5 है, कॉमन कर लेना, ये नंबर भी आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, सॉरी ये नंबर भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ, एक काम करो, मैं फटाफट इसको करा दे रहा हूँ, देख लो। जैसे ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, और इसमें आप 5 कॉमन कर लो, ये सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख लो। 7 into 6 into 5 तो कॉमन कर लिया, फिर 4 3 2 और 1 मिलेगा, और यहाँ से आपका 1 मिल जाएगा। देखो ये 5 मिल गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 7 6 42, ठीक है। आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये 7 6 42, 42 into 4 कर लो, ये आपका हो जाएगा 168, 168 into 6 कर लो, 168 into 6 कर लो आप 1008 प्लस 1 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 into 1009। फिर से आप वही लिख दोगे, आप यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 और इटसेल्फ के अलावा 5 और 1009 एक फैक्टर है, दैट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने एक पार्ट आपको करा दिया, दूसरे पार्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। तो जो भी ये नंबर आएगा ना, इस नंबर के एक तो खुद वो फैक्टर होगा, एक 1 फैक्टर होगा, उसके अलावा 5 भी एक फैक्टर मिल गया, 1009 भी आपका फैक्टर मिल गया, तो आपको अदर देन 2 फैक्टर, आपको 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और फैक्टर मैंने आपको दे दिया। तो अगर 2 से अधिक फैक्टर होंगे, अगर 2 से अधिक फैक्टर होंगे, दैट मींस वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। तो फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, इसको फटाफट जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, ये बोला गया कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and they go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बताया था, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन बताया था कि अगर यहाँ पे कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, रेस कर रहे हो, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे बोला गया कि सर्कुलर पाथ है,
एक आपका सर्कुलर पाथ दे रखा है, इस सर्कुलर पाथ पे ना मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोला गया कि सोनिया जो है ना एक सर्कुलर पाथ को, एक सर्कुलर फील्ड को, स्पोर्ट्स फील्ड को क्या कर रही है भैया, ड्राइव कर रही है। तो एक राउंड जो है ना सोनिया जो है, सोनिया है यहाँ पे, सोनिया 18 मिनट्स में ड्राइव कर ले रही है और उसके बाद से रवि बोला गया और रवि आपका 12 मिनट में ये ड्राइव कर ले रहा है, पूरा एक कंप्लीट चक्कर क्या कर रहा है 12 मिनट में लगा ले रहा है। तो बोला गया है कि कब ये सपोज करो कि एक सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और सेम टाइम पे सेम स्पॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो कि अभी अगर मान लो 3 बज रहा है तो 3 बजे से ही स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर का, तो यहाँ पे सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम स्पॉट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कब दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे? एक बात बताओ बच्चा, क्या ये 18 है, क्या 18 से कम मिनट में दोबारा मिल सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पे? 18 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे इसको यहाँ पे घूमने में। इसका मतलब ये कि इससे नंबर से तो कम आंसर आ नहीं सकता। मैंने बताया था कि अगर आंसर आपको यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, आंसर क्या आएगा, इससे ज्यादा आएगा। इससे ज्यादा आने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम आएगा। इसका जब एलसीएम ले लोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको पता चल जाएगा कब से दोबारा आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। दैट मींस आपको 18 और 12 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 18 है आपका, 18 होता है 9 into 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 2, और आपका ये 12 है, 12 होता है 4 into 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 into 3। और यहाँ आपको अगर एलसीएम निकालना है इन नंबर्स का, तो आपको पता है जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ तो 2 और 3 दोनों ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। एक तो प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं और उसके बाद से उसकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2 हाईएस्ट है और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और आपका 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। 4 into 9 आपका हो जाएगा 36। एलसीएम क्या हो जाएगा 36। 36 होने का मतलब ये है कि जो सोनिया है 2 राउंड मार के आएगी यहाँ पे 36 मिनट में, और जो रवि है 3 राउंड मार के आएगा। तो जो चौथे राउंड के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये यहाँ पे मीट करेंगे, इस मीटिंग पॉइंट पे दोबारा ये मिलेंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस सोनिया एंड रवि will meet at a starting point after 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो फिर से दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। समझे बच्चा? आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होगे। आगे बढ़ा जाए। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है फिर से एलसीएम एसएफ का क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया होगा ना, मैं हट गया, नोट कर लो इसको। उसके बाद से ये आपका क्वेश्चन जो है, आपका छठा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला गया है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। एक टीचर्स का वर्कशॉप है जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो आपके 48 है, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स आपके 80 है और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर 144 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मतलब ये बोला गया कि टीचर का वर्कशॉप है, सेमिनार है, वहां पे फ्रेंच और हिंदी और इंग्लिश के टीचर से नंबर्स दे रखा है आपको। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स ढूंढना है कि कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम होंगे सो दैट सेम नंबर ऑफ टीचर्स हर एक रूम में बैठे हों, सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम ऑफ द सेम सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सारे को, अगर मानो कि बोलता है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो हम सबको ऐड करके हम डिवाइड कर देते किसी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से, तो हम मतलब उसको कितने भी रूम में हम बांट सकते थे। हम चाहे तो 2 रूम में, 3 रूम में हम किसी भी नंबर्स को हम बांट सकते थे। लेकिन एक बात बताओ, जब बोला है कि सेम सब्जेक्ट के ही टीचर चाहिए और सेम नंबर टीचर चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर चाहिए, तो एक तो पहली बात की एक बात बताओ, जैसे रूम है, क्या 48 टीचर्स है तो 48 से ज्यादा रूम आएगा? रूम तो उससे कम आएगा। 48 टीचर्स है तो जब रूम सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? कम होंगे। एक काम करो, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम में कितने बैठेंगे वो फाइंड आउट कर लो। दैट मींस हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा। आंसर क्या आएगा? इससे कम आएगा। कहीं ना कहीं क्या 48 से ज्यादा टीचर्स एक रूम में बैठाओगे, जितना मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स उससे कम ही बैठाओगे। तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें, इन तीनों को डिवाइड कर दे। तीनों को डिवाइड करने का मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, मतलब उतने के ही ग्रुप में हर एक टीचर्स को एक रूम में बैठाएंगे। और उसके बाद से जो नंबर ऑफ ग्रुप मिल जाएगा ना कि कितने मिनिमम टीचर्स एक रूम में होंगे, उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स से डिवाइड कर देंगे कि उस टीचर्स के लिए कितनी रूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक काम करते हैं, 48, 80 और 144, इसका हम फटाफट एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या होगा भाई बताओ? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका, देखो 12 into 4 कर दो, या फिर इसको आप ये समझो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे 48 है, इसको 48 को यहाँ पे 12 into 4 कर दो, 12 into 4 कर दो, या फिर आप यहाँ पे 6 into 8 कर सकते हो, या फिर 16 into 3 कर दो। 16 into 3 दैट मींस 16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 16 into 3 48, ये 80 है, 80 को आप 16 into 5 80 लिखते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर सकते हो। तो 16 की 2 की पावर 4 लिख देंगे और 5 हो जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 1। ये 144 है, 144 को आप 12 into 12 लिखते हो और 12 को क्या लिखते हो 4 into 3। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 2।
दैट इज 16 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। 16 इंटू 9 भी क्या होता है आपका यहाँ पे 144। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बच्चा। आप चाहो तो एचसीएफ निकाल सकते हो। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, सब में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स 2 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह 3 है, बट क्या दूसरे नंबर में 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 है, और 2 की सबकी पावर सेम है 4। तो 2 की लोएस्ट पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर भी क्या है 4। तो 2 की पावर 4 आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 आपका एचसीएफ हो गया। दैट मींस आपके 16 टीचर्स एक रूम में बैठेंगे। तो 16 टीचर्स अगर एक रूम में बैठेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, रूम्स कितने चाहिए होंगे भैया? सबसे पहली बात तो पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए। तो 16 टीचर अगर एक रूम में बैठेंगे तो ये 48 टीचर्स आपकी फ्रेंच पढ़ाने वाली हैं, फ्रेंच पढ़ाने वाले हैं, वाली हैं या फिर वाले हैं, मतलब मेल है फीमेल पता नहीं, टीचर्स बोल रखा है। तो अगर 48 टीचर्स हैं, 16 टीचर्स एक रूम में बैठेंगे, मतलब 3 रूम चाहिए होगा। 16 3 48, फ्रेंच टीचर्स के लिए 3 रूम चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ टीचर को इसके एलसीएम से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 80 टीचर्स हैं आपके यहाँ पे हिंदी के, तो उनको अगर आप देखोगे तो उनको 5 रूम चाहिए होगा। 16 हिंदी के टीचर बैठाओगे तो 16 एक में, फिर 16 एक में, फिर 16 एक में, 16 एक में और 16 एक में, तो पूरे 5 रूम चाहिए होंगे, तब 80 टीचर बैठेंगे। और वैसे यहाँ पे 144 को भी आप यहाँ पे 16 से डिवाइड कर दो बच्चा, नंबर ऑफ रूम्स पता चल जाएंगे। तो फ्रेंच वाले टीचर के लिए 3 रूम, यहाँ पे हिंदी वाले टीचर के लिए 5 रूम, और 9 रूम आपको चाहिए होगा यहाँ पे इंग्लिश वाले टीचर के लिए। दैट इज 9 + 3 12, 12 + 5 17। तो 17 रूम्स, मिनिमम 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको यहाँ पे टीचर्स को बैठाने के लिए। और एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे? 16 टीचर्स यहाँ पे मिनिमम बैठेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक हार्ट रिएक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा दूंगा। देखो भाई, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ आपको प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका ये क्वेश्चन आपके मैथ्स स्टैंडर्ड में पूछा गया, बेसिक पूछा गया, हमेशा ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आपका छपेगा ही छपेगा पेपर में। देखो, आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है। स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे, √2 √3 √5 √7 √11, ये सारे जितने भी नंबर्स आएंगे, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में कि कैसे इसको प्रूविंग करोगे। तो प्रूविंग करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो इसका अपोजिट हम लेट करेंगे कि ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। तो आप लेट कर लो, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर आप √5 को एक रेशनल नंबर लेट कर लोगे, और अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि रेशनल नंबर्स को हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको लेट कर ले a/b, और a/b में जो a और b होता है सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो ये कंडीशन होगी b इज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं होगा। और a और b जो होंगे ना, a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। जो a और b होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। कोप्राइम इंटीजर्स का मतलब बच्चा ये है, आपको मैंने कोप्राइम का मतलब बताया था कि कोप्राइम का मतलब ये होता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा अदर देन 1। ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो देखो, अगर ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपका यहाँ पे इक्वेशन मिल गया √5 = a/b। तो एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद आप देखो एलएचएस में स्क्वायर करोगे, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा a² / b²। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा 5b² = a²। जो 5b² = a² हो गया ना, मानो कि किसी भी नंबर a² को आपने क्या लिख दिया, 5 × b²। तो कोई भी नंबर जैसे आपने 10 को लिख दिया आपने 2 × 5, इसका मतलब क्या है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 एंड 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10। 5 भी क्या होगा, 2 भी क्या होगा, दोनों ही फैक्टर होंगे। वैसे ही यहाँ पे मैंने a² को 5b² में लिखा है, इसका मतलब जो 5 होगा a² का फैक्टर होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² जो होगा b से आपका 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है अगर उस नंबर से डिवाइड है तो नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। जैसे मान लो कि 5, यहाँ पे कोई भी नंबर है 3 है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर होगा ना, नंबर भी जो 6 भी होगा ना, 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर उस नंबर से डिविजिबल है तो नंबर इटसेल्फ भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। दैट मींस अगर a² 5 से डिविजिबल है, दैट इंप्लाइज दैट a इज आल्सो डिविजिबल बाय, a जो होगा a भी डिविजिबल होगा 5 से, a भी होगा आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर a 5 से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं a जो होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो अगर a 5 का मल्टीपल होगा तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो a होगा वो 5c के इक्वल होगा। कहीं ना कहीं वो 5 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 5c के इक्वल होगा। और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कर लो, और यहाँ a की वैल्यू पुट करो। इधर दे रखा है एलएचएस में 5b², इधर a की वैल्यू है 5c, तो ये 5c का स्क्वायर होगा, इधर क्या है a²। तो इधर जब स्क्वायरिंग करोगे तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा, 5b² = 25c²। देखो ये 5 से 25 कट गया 5 टाइम में, तो एक इक्वेशन और मिल जाएगा b² = 5c²। सेम काम वही है कि जैसे a² को 5b² में लिख सकते हैं तो 5 इसका फैक्टर होगा, 5 से ये डिविजिबल होंगे। वैसे ही b² को अपने जब 5c² के टर्म्स में लिखा, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5
जो बी स्क्वायर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। और अभी मैंने बताया कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है उस नंबर से, तो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। दैट मींस बी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। बी भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एक बार एक चीज देखो, ये वाली लाइन पढ़ना कि जो ए है 5 से डिविजिबल है, ये वाली लाइन पढ़ो जो बी है वो 5 से डिविजिबल है। दोनों लाइन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पे पढ़िएगा कि आपने ए और बी क्या लेट किया था। ए और बी क्या होंगे, ए और बी कोप्राइम होंगे। ए और बी कोप्राइम होंगे, दैट मींस ए और बी के बीच में फैक्टर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, ए 5 से डिविजिबल हो रहा है, बी क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। ए और बी दोनों ही एक सेम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। और सेम नंबर से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि 5 ए और बी दोनों का फैक्टर है। दोनों का फैक्टर है, अभी हमने बोला था कि दोनों का हाईएस्ट फैक्टर आपका 1 होगा, इसका एचसीएफ आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर 1 के अलावा 5 मिल गया। इसका मतलब जो हमने सोचा था कि ऐसा होगा कि रेशनल नंबर होगा, इस हमारी जो हमने सोचा था, जो लेट किया था, हमारी एजम्पशन को क्या कर रहा है भाई, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमारी एजम्पशन को अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं कि सिंस ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, ए और बी के पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है। अगर कॉमन फैक्टर 5 है, देयरफॉर ये क्या हो रहा है, जो हमारी एजम्पशन है, हमारी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये स्टेटमेंट जो है हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारे एजम्पशन क्या है, गलत है। जो हमने सोचा था वो हमने गलत सोचा था। तो हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था, हम ये इसका मतलब ये बोल सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग है। अगर हमारी एजम्पशन जो है रॉन्ग है, तो एक बात बताओ, रियल नंबर कितने तरह के होते हैं बच्चा? रियल नंबर के दो पार्ट, एक आपका रेशनल और एक इरेशनल। अगर नंबर रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस जो आपका नंबर है √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या हो जाएगा बच्चा, √5 हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है, दैट मींस वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतनी ही आपको यहाँ पे बातें लिखनी है। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आए तो उसके अपोजिट में आप लेट कर लेना कि वो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। उसके बाद से आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स में यही करना है आपको कि ऐसा आपको दिखाना है, स्क्वायरिंग करके आपको इस स्टेटमेंट में ले आना है हर जगह। जैसे मानो 7 होगा तो 5 की जगह 7 बदल जाएगा। अगर √2 होगा तो जहां जहां 5 लिखा हुआ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, दैट मींस ए भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक बात बताओ कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 5 के टेबल में आएगा। वो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे नंबर्स होंगे। तो जो होगा ए जो होगा ना 5 के टेबल में आएगा, दैट इज 5 के किसी मल्टीपल में आएगा। तो ए को हम 5c के टर्म्स में लेट कर सकते हैं, 5x के टर्म में लेट कर सकते हैं। तो हमने 5c के टर्म में नया एक नंबर लेट कर लिया कि ए को हम 5c भी बोल सकते हैं। 5c बोल सकते हैं तो इसको स्क्वायर करोगे ये 25c स्क्वायर होगा। डिवाइड करोगे बच्चा तो b स्क्वायर हो जाएगा 25, आपका सॉरी क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो अगर b हो गया 5c स्क्वायर, दैट मींस b स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। हमें वही काम करना है, पहले तो हम इसको अपोजिशन में लेट करना है कि ये रेशनल नंबर होगा। उसके बाद से हमने जो लेट किया था कि a और b कोप्राइम होंगे, क्योंकि आपको पता है कि a और b में जब भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, सबसे पहली बात तो b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद से ए और बी में यहाँ पे नेगेटिव नंबर ए के पास रहता है यहाँ पे न्यूमरेटर में, और ए और बी क्या होते हैं, कोप्राइम्स होते हैं। दैट मींस उसका एचसीएफ 1 होता है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। बट यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल गया 5। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि ए है, बी है, कॉमन फैक्टर 5, इनके कॉमन फैक्टर 5 है। 1 के अलावा यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक और मिल गया 5। दैट मींस ये क्या हो गया, हमारी जो एजम्पशन थी, हमारी एजम्पशन को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो ये अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को, इसका मतलब है कि जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, जो हमने सोचा था एजम्पशन किया था, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत किया था। इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन रॉन्ग होने का मतलब कि अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो फिर एक ही नंबर बचता है इरेशनल नंबर, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक ये क्वेश्चन है जो मिक्स नंबर है, रेशनल और इरेशनल दे रखा है, इसको हमें अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था सेम काम आप यहां भी करोगे। आप इसको भी लेट कर लोगे कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। इसको आप यहाँ पे लेट कर लो कि ये नंबर क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अगर ये नंबर रेशनल नंबर है, दैट मींस इस नंबर को हम यहाँ पे इस 3 + 2√5 को हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां पे सेम फिर से वही लिखोगे कि a और b, जहां पे b 0 नहीं होगा, एंड a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स, और a और b क्या हो जाएंगे, आपके कोप्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पे ये जैसे दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मानो √5 नहीं दे रखा है इरेशनल, बट हमेशा दिया जाएगा कि √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही आपका इंटीजर हो गया, तो इन सब क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, एक बार इसमें पिछली वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा इस चैप्टर का। तो मैंने बताया था कि रेशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ करने की कोशिश करो। देखो ये रेशनल पार्ट है 3 को मैं उधर उठा के रख दूं, ये हो जाएगा 2√5 = a/b - 3। अब इधर आप एलसीएम ले लो, तो 2√5 की वैल्यू हो जाएगी a - 3b/b। देखो इस 2 को आप इधर लेके आओ तो √5 = ये क्या हो जाएगा, a - 3b/b
और ये 5 नीचे आ जाएगा तो अपॉन में 5b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लो। एक बात बताओ, अगर आरएचएस में देखोगे तो आरएचएस में आपका a माइनस 3b अपॉन 5b है। a और b कोई भी अगर आप इंटीजर रखोगे तो इंटीजर रखने पे ये नंबर क्या आएगा, आरएचएस आपका एक रेशनल नंबर देगा, बट एलएचएस में आपको क्या दिया गया है, एक आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर दिया गया। हम ये बोल सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b इंटीजर्स हैं, कोप्राइम से मतलब ये मतलब इंटीजर्स हैं, कोप्राइम इंटीजर्स हैं या फिर कोई भी इंटीजर्स हो, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन b 5b इज अ रेशनल नंबर। तो ये फिर ये आपका नंबर क्या मिलेगा, ये आपका नंबर मिलेगा रेशनल नंबर। बट हम ये कह सकते हैं बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बट हमें ये पता है इट इज गिवन दैट, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बट हमें यहाँ पे पता है कि नंबर क्या आपका इरेशनल नंबर, और ये नंबर अगर इरेशनल नंबर है तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो। बट यहाँ पे इन इक्वेशन वन में ऐसा हो रहा है कि रेशनल इरेशनल के इक्वल है, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि हमने एजम्पशन जो की थी वो रॉन्ग की थी। हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर इज नेवर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। बट हमारे इक्वेशन 1 में देखो ये ऐसा इक्वल हो रहा है, ये ऐसा इक्वल हो रहा है, दैट मींस ये हमारे क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। बट हम ये बोल सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हम ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, हम जानते हैं कि रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं होता है, बट ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि इक्वल हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। तो ये इसका मतलब कि हमारी एजम्पशन को ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट करने का मतलब ये है कि देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन जो है, अगर ये अपोज कर रहा है भाई, कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो हमने एज्यूम किया क्या था कि ये नंबर रेशनल होगा। तो अगर ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग है, अगर ये इरेशनल, अगर ये नंबर आपका रेशनल नहीं है, हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है आपका 3 + 2√5, ये एक नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका। समझे बच्चा, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो ये आपको दे रखा है 1/√2, ये आपका होमवर्क है। ये दे रखा है 1/√2, ये दे रखा है 7√5, ये दे रखा है 6 + √2। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करोगे। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब इसी को अगर आप a/b के फॉर्म में लेट कर लोगे, करना क्या है भाई, आप यहाँ पे इसको इधर लेते हो, ये b/a हो जाएगा इक्वल्स टू √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b/a हो जाएगा इक्वल्स टू √2। इधर आपका रेशनल नंबर मिल गया, इधर इरेशनल मिल रहा है, ये कभी भी इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई आपका ये आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया था फोन पे। देखो तो 7√5 क्या हो जाएगा, a/b के इक्वल होगा। फिर से वैसे सॉल्व कर लोगे, √5 को एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा a/7b। फिर से भाई 6 + √2 है इक्वल्स टू a/b, तो ये √2 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b - 6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको फर्दर आप एलसीएम ले लोगे तो ये जाएगा a - 6b/b। तो आप इसको यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे आप यहाँ पे दिखा देना कि हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि रेशनल इरेशनल के इक्वल हो रहा है, रेशनल इरेशनल के इक्वल हो रहा है, यहाँ पे रेशनल क्या हो रहा है, इरेशनल के इक्वल हो रहा है। तो आपका होमवर्क है, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प भी दे दिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पे कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 6336। द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज। ये जो नंबर्स हैं, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं इस नंबर्स के लिए। बोला गया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 6336 और नंबर का एचसीएफ दे रखा है 12। आपको बताना है कितने पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल हैं। एक बात बताओ, किसी भी नंबर का एचसीएफ अगर दे रखा है 12 या फिर किसी भी नंबर का एचसीएफ 2 दे रखा है, किसी भी नंबर का एचसीएफ आपको 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, उस नंबर में 5 छुपा हुआ है, उस नंबर में 2 छुपा हुआ है, अगर फैक्टर दे रखा है इसका मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि उस नंबर में आपका यहाँ पे वो नंबर छुपा हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा 15 और 20, 15 और 20 का जो एचसीएफ है वो आपका 5 होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 15 में 5 छुपा हुआ है, दैट इज 5 × 3 लिखा जा सकता है इसको। ये है, इसको मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो उस नंबर में वो एचसीएफ क्या होगा, वो छुपा होगा। दैट मींस एचसीएफ क्या होगा, वहां पे उस नंबर में कंटेन होगा भाई। दैट मींस वो नंबर जो होगा उस एचसीएफ का मल्टीपल ही होगा कहीं ना कहीं। जैसे 15 है 5 का मल्टीपल है, 20 है 5 का मल्टीपल है, तो वैसे अगर ये एचसीएफ आपका 12 है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 12 के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं ऐसा कि लेट द नंबर्स बी 12x एंड 12y। दो नंबर हमने लेट कर लिया, एक 12x एक 12y। एक चीज ध्यान रखना, x और y, देखो एचसीएफ अगर 12 दे रखा है मतलब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, आपका 12 है। इसका मतलब कि जो बाकी के नंबर से उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको एग्जांपल लेके 15 और 20 में ही। तो देखो एक बच्चा काम, यहाँ देखो इसको मैं 5 × 3 बोल सकता हूँ, ये 5 × 4 है, ये आपका कॉमन है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। बट ये दोनों नंबर्स जो है, ये दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मींस ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, आपके कोप्राइम नंबर्स होंगे। बाकी के बचे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, कोप्राइम। दैट मींस इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 3 और 4 के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे ये है कि वेयर यहाँ पे x और y जो होंगे, x और y क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके कोप्राइम। चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो
कि वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम, जो एक्स और वाई होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, एक्स और वाई आपका को प्राइम होगा। देखो तो यहीं पे उस नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 12x इंटू 12y, यही नंबर दे रखा है 6336। तो एक बात तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अब इसको आप चाहो तो डिवाइड कर लो 12 इंटू 12 से, तो 12 से डिवाइड करो, 12 5 60, 3 बचा तो 33, तो फिर 12 2 जा 24, ये बचेगा आपका 9, ये 96 हो जाएगा, 12 8 जा 96, फिर से 12 से डिवाइड करो, 12 4 जा 48, 4 बचा फिर से 48, ये आपका 44 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा आपका 44। अगर एक्स वाई 44 आया तो एक बात बताओ, 44 का फैक्टर्स देखोगे ना, 44 का फैक्टर्स कर लो, 44 के फैक्टर्स करोगे बच्चा, एक 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, देखो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, और फिर 11 से होगा। ओके, ये इतने फैक्टर्स मिलेंगे आपको, आगे भी फैक्टर्स मिलेगा, 22 मिलेगा आपको, यहाँ पे और भी नंबर्स मिलेंगे, बट मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे पेयरिंग देखो तो पेयरिंग कैसे होगा, इस 44 को पेयर करोगे तो 44 के जैसे हम फैक्टर निकाले, तो फैक्टर अगर ऐसे निकाल लो आप, तो फैक्टर्स निकालोगे तो एक तो हो जाएगा भैया 1 और 44, दूसरा फैक्टर आपको मिल जाएगा 2 और 22, तीसरा फैक्टर मिल जाएगा 4 और 11, इतने फैक्टर्स मिलेंगे आपको। इतने फैक्टर्स मिले तो एक बात बताओ, इतने पेयर ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, हो सकता है कि एक नंबर आपका 1 हो, दूसरा 44 हो, दूसरा 2 हो और ये फिर 22 हो, या फिर एक नंबर 4 हो और दूसरा नंबर 11 हो। एक बात बताओ, मैंने xy का प्रोडक्ट निकाला ना 44, इसका मतलब xy जो भी होगा वो नंबर क्या होगा, xy क्या होगा, को प्राइम। एक बात बताओ, यहाँ पे 2 और 22 में आप ध्यान दोगे तो 2 और 22 में क्या है, 2 तो कॉमन है, 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 इसका एचसीएफ होने का मतलब ये जो पेयर बन रहा है ये वाला पेयर कोप्राइम नहीं है, तो कोप्राइम क्या होगा, देखो 1 और 44 ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स क्या है, यहाँ पे कोप्राइम्स है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो यहाँ पे पेयर पॉसिबल है, ऐसे दो पेयर पॉसिबल है जो कि क्या होंगे यहाँ पे, इस नंबर यहाँ पे होंगे, जैसे एक नंबर हो जाएगा 4, एक नंबर 11, दैट मींस 12 into 4 करोगे 48, एक 12 into 11 करोगे यहाँ पे 132, या फिर एक नंबर 12 into 1 और एक दूसरा नंबर 12 into 44, ये यहाँ पे दो पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल होंगे। तो आप यहाँ पे इसको रफ कर दो, रफ करने के बाद आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे x एंड y कैन बी, x और y क्या हो सकता है, या तो 1,44 और या तो आपका ये हो सकता है 4,11। देयरफॉर आप ये बोल सकते हो हेंस टू पेयर ऑफ नंबर्स पॉसिबल, टू पेयर्स ऑफ नंबर पॉसिबल। कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल होंगे, दो नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ गए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है आपका ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है, कांग्रेचुलेशन भी है, क्योंकि अगर आप एंड तक बने हुए हो तो मेरा वादा है आपका रिजल्ट दिखेगा। अगर आप एंड तक बने हुए तो आपको यहाँ पे नॉलेज मिली होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और इसका रिजल्ट आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो एंजॉय क्या करोगे, कोई यहाँ पे भैया रील तो देख नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे एंजॉय हुआ होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट पसंद आया होगा तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना बच्चा, दोस्तों में शेयर कर देना सबको, जिससे रात को 10 बजे के बाद बात करते हो उसको भी शेयर करना, सबको शेयर कर देना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चा, फिर कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सेक्शन कैसा लगा, आपका होमवर्क जो दिया था बताना कि यस भैया डन, यस सर डन हो गया होमवर्क। बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, क्योंकि 9 बजे वीडियो आएगी, 9 PM पे वीडियो अपलोड होगी, ये ध्यान रखना, डेली आपकी टीटीएस में क्लास 10 की, एमडब्ल्यूएफ में 9th की। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, पॉलिनोमियल्स के हम लोग यहाँ पे उसमें हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को निपटाएंगे मात्र 20 से 25 मिनट में अगले लेक्चर्स में आपको। ठीक है, सैटरडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मस्त रहो भाई।